everyone. Hello students. So now we are starting with lecture number 12. Last time we have discussed regarding one type of defect. ठीक है, अगर आपको याद होगा डिफेक्ट्स के बारे में. What is defect? It is imperfection in solid. It is imperfection in solid. तो डिफेक्ट्स जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग ने बोला कि दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, एक एटम का डिफेक्ट होता है, which is called atomic defect. Electronic defect is related with electrons, जिसमें आप सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज एटॉमिक डिफेक्ट, बराबर, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट है, एक लाइन डिफेक्ट है. जब डिफेक्ट के अंदर पूरा का पूरा होल एरे ऑफ लेयर इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज योर लाइन डिफेक्ट. एंड व्हेन ओनली वन एटम इज इन्वॉल्व्ड, वो आपका होगा पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अगर आपको याद हो, ये तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. स्टोकियोमेट्रिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल. स्कॉटकी एंड फ्रैंकल, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स. यही टाइप के डिफेक्ट इन नॉन आयोनिक सॉलिड्स आर कॉल्ड वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है, अगर मैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये भी वापस दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं, और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में एज सच आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है फॉर आयोनिक सॉलिड. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज दैट कि अगर स्टोकियोमेट्रिक का बात हुआ था तो मैंने बोला था कि सपोज मान लो कि देयर आर 100 Na+ एंड 100 Cl-, तो रेशियो था 1:1, और वहाँ पे जो भी कैटायन एनायन का लॉस होता था, बराबर, या जो भी डिफेक्ट आता था, आफ्टर दैट रेशियो जो था वो मेंटेन ही था, बराबर, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता था. बट हियर इन दिस केस non stoichiometric defect, in this case that ratio is not maintained. Students, here in this case that ratio is not maintained. वो रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं है. क्लियर, बराबर. जैसे मान लो यू आर स्टार्टिंग विथ AB crystal where A is cation or B is anion. There are 100 A+, there are 100 A+ and there are 100 B- students. 100 A+ है, 100 B- है, बराबर. और मान लो डिफेक्ट आने के बाद सम एनायंस आर मिसिंग, बराबर. मान लो कुछ एनायन मिस हो गए तो क्या होगा, कैटायन का नंबर अपने आप उससे ज़्यादा हो गया, बराबर. तो रेशियो मेंटेन नहीं है. क्लियर. तो यहाँ पे कैटायन एनायन का रेशियो इज नॉट मेंटेन, बराबर. जैसे मान लो अब जो AB बन रहा है, बराबर, उसमें A 100 ही है बट B 90 है, बराबर. यहाँ पे रेशियो 1:1 है. क्या यहाँ पे भी रेशियो 1:1 होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. तो रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया ना. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन विच रेशियो of cation and anion is not maintained. Ratio is not maintained, बराबर. और जब रेशियो मेंटेन नहीं होगा स्टूडेंट, जब रेशियो मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो अगर अनायन का नंबर कम हो जाए तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अनायन का नंबर कम हो गया यानी कैटायन का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है, इन दिस केस नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ अनायन. डू एग्री विद दिस? नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ अनायन से. ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स. पहला जो टाइप है दैट इज योर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, which is also known as cation excess defect.
विच इज ऑल्सो नोन एज कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, बराबर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। डिफेक्ट में क्या हो सकता है आप सोचो, अगर कैटायन का नंबर बढ़ गया अनायन के कंपैरिजन में, तो मैं बोलूँगा कि दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। अगर कैटायन का नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए, कैटायन का नंबर कम हो जाए अनायन के कंपैरिजन में, तो मैं उसे क्या बुलाऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा दिस इज कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दिस इज कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, बराबर। मतलब आपको दोनों चीज़ें मेटल के विथ रिस्पेक्ट टू देखनी है। जब मेटल बढ़ जाएगा, मेटल एटम मेटल आयन बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जब मेटल एटम मेटल आयन कम हो जाएगा, तब मैं बोलूँगा इट इज़ कैटायन और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर? नाउ लेट्स सी, सो इन केस ऑफ दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, ये पॉसिबल कैसे वो चेक करते हैं। मान लो एक मैं क्रिस्टल कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, ठीक है, A प्लस B माइनस A प्लस, ठीक है, कैटायन सराउंडेड बाय एनायन एंड अनायन सराउंडेड बाय कैटायन। ये रूल हमेशा फॉलो करना है आप जब भी क्रिस्टल बना रहे हो। A प्लस B माइनस, बराबर, ये भी A प्लस B माइनस, बराबर, ये B माइनस, दिस इज योर, ये पूरा ऐसे 3D स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते जा रहा है, रिपीट हो रहा है, बराबर। नाउ कंसिडर कि इसमें से ये जो एक B माइनस आयन है, B माइनस, ये पोजीशन जो है अपनी पोजीशन को छोड़ के चला जा रहा है, मतलब अनायंस आर मिसिंग, योर अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लोकेशन, बराबर। उसके पर्टिकुलर लोकेशन से वो अनायन क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। अब यहाँ पे अगर अनायन मिस होगा तो इट विल वो जगह क्या हो जाएगी, वो जगह अब एम्प्टी होगी, मतलब वो वॉइड हो गया। बात समझ रहे हैं आपको, वो वॉइड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अनायन के जाने से क्या हुआ, कैटायन और अनायन का रेशियो चेंज हो गया ना स्टूडेंट्स। पहले अगर 100 A प्लस 100 B माइनस थे, तो नाउ देर आर 100 A प्लस एंड 99 B माइनस, एंड ड्यू टू दैट कैटायन बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट which arises due to anion vacancy. What you guys say? बराबर, ये अनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये पर्टिकुलर इफेक्ट अराइज हो रहा है, बराबर। तो मैं इसे बोलूँगा दिस इज फर्स्ट टाइप इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और कैटायन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। आपको समझा मेरा बात, अनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये मेटल आयंस एक्सेस में हो गए। क्लियर? अनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये मेटल आयन क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। अब अगर ऐसे देखा जाए तो ये कंपाउंड क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा। क्यों? कैटायन का नंबर ज़्यादा है, अनायन का नंबर कम है। टू मेंटेन दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जितनी भी चार्ज का आयन बाहर गया होगा, मिसिंग होगा, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर अनायन वैकेंसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा, बराबर। दिस अनायन वैकेंसी विल ट्रैप इलेक्ट्रॉन, आपको समझा? उस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। एंड दीज सेंटर्स आर कॉल्ड एफ सेंटर, इसे हम लोग नाम देते हैं एफ सेंटर, बराबर। एंड ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑल्सो, देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज फॉर्बेंजेंटर्स, बराबर। उनको एक दूसरा भी नाम दिया गया है, फॉर्बेंजेंटर्स, बराबर। ये जो फॉर्बेंजेंटर है, बराबर, ये कलर इम्पार्ट कर रहे हैं, कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर, इसलिए उसे नाम दिया गया है फॉर्बेंजेंटर, और शॉर्ट में नाम दिया गया है एफ सेंटर। क्लियर हुआ? अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने की वजह से क्या होगा, ओवरऑल कैटायन एनायन भी बैलेंस रहेगा,
मतलब मैंने सबसे पहले क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में बोल दूँ कि अनायन वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, बराबर, अनायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से देयर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है इन दैट वैकेंसी, बराबर, एंड ये इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलर, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन कैसे रिस्पॉन्सिबल है कलर फॉर्मेशन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब एनर्जी लेगा, बराबर, ऑसिलेट होगा, बराबर, ऑसिलेशन के लिए, बराबर, वहाँ पे वो एनर्जी ले रहा है, सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में जाएगा, एक्साइट होगा, बराबर, और कुछ अमाउंट की एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जिस पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज़ करेगा वो एनर्जी विजिबल रेंज की होती है, और विजिबल रेंज के होने की वजह से हमें यहाँ पे कलर दिखाई देता है, वो कलर शो होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। आपको समझा मेरा बात कि कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन प्रोसेस की वजह से कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बराबर। तो दिस इज थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस होने की वजह से इन सेंटर्स को एफ सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, कलर इम्पार्टिंग सेंटर्स। इज इट क्लियर ना? अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, कोई एप्लीकेशन इसका समझाऊँ आपको, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल विथ सोडियम वेपर्स, विथ सोडियम वेपर्स। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें ये सब बातें होती हैं, ये सारा फेनोमेना हो रहा है। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड विथ सोडियम वेपर्स, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब मैं सोडियम वेपर्स के साथ हीट कर रहा हूँ, बराबर, तो उसमें क्या होगा कि जब आप हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो Na है जो वेपर फॉर्म में, बराबर, Na प्लस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट NaCl का जो क्रिस्टल होगा Cl माइनस अपने पोजीशन को, अपने लोकेशन को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर जा रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया, अनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई। Those Cl minus combines with Na plus, those Cl minus combine with Na plus of sodium vapors, Na plus of sodium vapor to form NaCl, वो NaCl बाहर निकल गया, बराबर। अब क्रिस्टल में क्या हुआ, बहुत सारे Cl माइनस जो बाहर निकल गए, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। वो वैकेंसी जो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर कौन ट्रैप होगा, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सोडियम वेपर से जो Na प्लस आयन बन रहे हैं, ये Na सोडियम वेपर से क्या बन रहे हैं, Na प्लस कैसे बनेंगे, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएंगे अनायन वैकेंसीज के अंदर, समझा, और उससे क्रिस्टल ओवरऑल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा, बराबर। आपको चाहिए तो फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि योर इलेक्ट्रिकल, दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, योर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन इन अ क्रिस्टल। अनायन के मिस होने पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनती है, उसे समझने के लिए हमने इन सब बातों को देखा, बराबर। तो अगर मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, अगर मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, बराबर, तो उसमें से Cl माइनस आयन क्या हो जाएंगे, मिसिंग होंगे। कैसे मिसिंग होंगे, वो Cl माइनस आयन कंबाइन हो जाएंगे Na प्लस के साथ, बराबर, और वो NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। और जो जिन गैप्स के अंदर, जिन वॉइड के अंदर Cl माइनस था, मतलब जिस जगह पे Cl माइनस था, अब वो वॉइड हो गया, और वो वॉइड क्या ट्रैप करेगा, वो वॉइड ट्रैप करेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, बराबर। एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल विल ऑल्सो शो कलर, ये भी क्या शो करेगा, कलर। तो ये पहला डिफेक्ट है जो होता है अनायन वैकेंसीज के क्रिएट होने से, बराबर, याद रहेगा ये चीज़। सेम थिंग पॉसिबल विथ KCl, बराबर, NaCl KCl बोथ shows metal excess defect due to anion vacancy. Same is possible with LiCl also, where KCl it shows violet color, KCl जो है वो violet color show कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड, metal excess defect, metal excess defect. Second one is also metal excess defect, but it is due to excess of metal ion,
ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। बराबर, जो सेकेंड डिफेक्ट है ना अपना, वो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही है। बराबर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, कैटायन एक्सेस डिफेक्ट है, बट वो किसी और रीज़न की वजह से अराइज हो रहा है। ये किस लिए अराइज हो रहा था? अनायन के मिसिंग होने की वजह से। और वहाँ पे मैंने समझाया कि ये डिफेक्ट अराइज होगा, बराबर, एक्सेस ऑफ मेटल आयन की वजह से। वो एक्सेस ऑफ मेटल आयन कहाँ पे लोकेट होंगे? दोज एक्सेस ऑफ मेटल आयन्स आर लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, सपोज अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ तो ये दिस इज योर ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बराबर, ठीक है। हाँ, दिस इज अ क्रिस्टल। अब ये आपका नॉर्मल परफेक्ट क्रिस्टल है, ये इम्परफेक्ट कैसे होगा वो देखो। अब यहाँ पे ना मुझे कहीं पे कैटायन जो है ना, कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन मिल जाएंगे। जैसे ये आपको एक्स्ट्रा कैटायन हो गया, बराबर। अब ये ए प्लस के इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा? पहले अगर मैं बोलूँ कि ए बी जो रेशियो था, वो ए और बी का रेशियो, ए कैटायन 100, बी अनायन 100 था, रेशियो 1:1 था। अब क्या हुआ? अब हुआ कि ए बी में नंबर ऑफ कैटायन दैट इज ए पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया ना। बात समझा? अब मैं बोलूँगा ए 100 से ज़्यादा है और बी 100 ही है। क्लियर? और ये जो एक्सेस ऑफ कैटायन है ये मुझे कहाँ मिल रहे हैं? ये एक्सेस ऑफ कैटायन लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल साइट्स। क्लियर? बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज अराइजेज ड्यू टू excess of metal ion, and this excess of metal ions are present at interstitial sites. This excess of metal ion are present at interstitial sites. ये interstitial sites पे present होंगे स्टूडेंट्स, बराबर। ये कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सेकेंड, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन, due to excess of metal ion at interstitial position, नंबर ऑफ अनायन कम हो गए, नंबर ऑफ कैटायन बढ़ गए, बराबर। एंड इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगा, बट स्टिल द कंपाउंड, द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द कंपाउंड, द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रीजन इज कि अगर एक ए प्लस किसी इंटरस्टिशियल वॉइड में ऑक्यूपाई होगा तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन भी उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर ट्रैप होगा। तो हियर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल वॉइड, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या बोलते हैं आप लोग? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बराबर। और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। समझा आपको मेरा बात? ठीक है। एक्सेस ऑफ मेटल आयन है, प्रेजेंट है एट इंटरस्टिशियल साइट, बराबर। दूसरा, कैटायन ज़्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गया इंटरस्टिशियल साइड में। और अगेन दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बराबर। इसका एप्लीकेशन में अगर आपको समझाओ तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एप्लीकेशन है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ना एट रूम टेम्परेचर वाइट कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे वाइट कलर का होता है, बट यू व्हेन स्टार्ट हिटिंग जिंक ऑक्साइड विद जिंक पाउडर, विद जिंक पाउडर, ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रेशियो 1:1 बोलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा Zn1 + X ऑक्सीजन, वेयर X का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, वेयर X का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1 + X 1, क्योंकि जिंक का नंबर क्या होगा? Zn + 2 का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है।
तब होगा क्या अंदर कि जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करना चालू करोगे, जब आप जिंक ऑक्साइड को हीट करना चालू करोगे तो यहाँ से अपने पास जो जिंक है वो Zn+2 की फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा और वो Zn+2 इन गैप्स के अंदर आ जाएगा, जैसे ये, बराबर, ये आपका क्रिस्टल हो गया, बराबर। यहाँ पे ये Zn+2 ऑलरेडी आपका अरेंजमेंट एज इट इज है, Zn+2 ऑक्साइड, Zn+2 ऑक्साइड, बराबर। ये Zn+2 यहाँ पे ट्रैप हो गया, बराबर। अब ये Zn जब Zn से Zn+2 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं और पे ट्रैप हो रहा है। चेक करो, बात समझ रहे हैं आपको? वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे वॉइड्स के अंदर ट्रैप हो रहे हैं। आपको समझा बात? एंड इन दिस वे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझना है कि क्रिस्टल के अंदर नंबर ऑफ कैटायन एनायन कम भी हो जाता है, बट स्टिल क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझा आपको मेरा बात? ठीक है। नाउ व्हाट आर द consequences? What are the consequences on crystal? consequences का अगर आप बात करेंगे, बराबर, तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक नेचर पे फर्क पड़ता है। पैरामैग्नेटिक नेचर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरामैग्नेटिक नेचर। फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए। फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इनके पैरामैग्नेटिक बनने के चांसेस हैं। नंबर 2, कलर, 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 बराबर। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कलर भी आता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कलर के लिए कि दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अंडरगोज एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन इट रिलीज एनर्जी, और वो एनर्जी कौन से फॉर्म का है? विजिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विजिबल फॉर्म होने का वजह से मुझे वो कलर दिखाई दे रहा है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कलर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी स्लाइटली बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बराबर। और फोर्थ पॉइंट में बोलूंगा रिगार्डिंग डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट इज रिगार्डिंग डेंसिटी, बट डेंसिटी ना दोनों जगह थोड़ा अलग अलग होगा। सोचो जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हियर अनायंस आर मिसिंग, हियर अनायंस आर मिसिंग। अगर अनायन मिसिंग होगा, बराबर, तो मास कम हो रहा है ना, अनायन बाहर चला गया, मास डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी वे डिक्रीज होगा, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मास एंड डेंसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में बोलूंगा कि डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, बराबर, डेंसिटी डिक्रीजेज। कौन से इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेज? इन मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ड्यू टू अनायन वैकेंसी, उसका रीजन है अनायन वैकेंसी। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल आयन एट इंटरस्टिशियल साइट, वहाँ पे डेंसिटी क्या होगा? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी में आप चेक करो, Zn+2, ये A+ की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ A+ बढ़ गया ना, नंबर ऑफ A+ बढ़ेगा यानी मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज होगा। दैट इंक्रीज मास रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी। मास के बढ़ने से डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। सो व्हाट आई विल से, योर डेंसिटी इंक्रीजेज एंड दैट इंक्रीज इन डेंसिटी is due to excess of metal ion. It is due to excess of metal ion. क्लियर हो रहा है मेरा बात? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई आस्क यू कि इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी, ये कौन से स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट जैसा रियलाइज हो रहा है? तो ये रियलाइज हो रहा है मुझे स्कॉट की डिफेक्ट जैसा, जिसमें अनायन कैटायन क्या होते थे? मिस हो जाते थे। और ये किसके जैसा रियलाइज हो रहा है? ये मुझे रियलाइज हो रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट के जैसा, बराबर। तो आपको चाहिए तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू स्कॉट की डिफेक्ट, ड्यू टू स्कॉट की डिफेक्ट, एंड इट इज ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर हुआ बात? ये आया समझ में?
इसका एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiCl लाइक क्रिस्टल्स। ठीक है, क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट है, अगेन इन दैट डिफेक्ट ऑल्सो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज नॉट मेंटेन्ड, उधर भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मेंटेन नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले क्या किया, अनायन कम कर दिया, अपने आप कैटायन बढ़ गया। दूसरे केस में मैंने कैटायन को बढ़ा दिया, बराबर। अब जो टाइप का डिफेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मेटल एटम जो है ना वो कैटायन की फॉर्म में है, मेटल एटम जो है वो कैटायन की फॉर्म में, इसलिए आप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलो या फिर आप उसको ही कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट के नाम से बुलाओ। ठीक है, एक ही बात है, क्लियर। जो भी दोनों हमने डिफेक्ट के नाम दिए ना वो मेटल के विथ रिस्पेक्ट टू दिए, इसलिए अनायन के नाम को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हम लोग। तो इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेक्ट योर cations are missing from the crystal, cations are missing from the crystal। नॉर्मल जो क्रिस्टल है उसके अंदर कैटायंस क्या हो रहे हैं, वहाँ से कैटायन अपने पोजीशन को छोड़ के बाहर चला जा रहा है, तो कैटायन के मिसिंग होने की वजह से दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट अराइज, ड्यू टू दैट दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट अराइजेज। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो दिस इज A+, दिस इज B-, A+, बराबर, B-, here it is A+, B-। Do you remember each cation is surrounded by anion and each anion is surrounded by cation। आप चेंज नहीं कर सकते उसको, क्लियर, आप उस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज योर परफेक्ट क्रिस्टल, दिस इज योर परफेक्ट क्रिस्टल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से मान लो ये A+ आयन अपनी जगह को छोड़ के चला गया। ठीक है, A+ आयन अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला गया। अब A+ आयन जैसे ही बाहर जाएगा, बराबर, दैट ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, बराबर, दैट वॉइड, यू कैन से वैकेंसी क्रिएट हो रही है, बराबर, ये वॉइड हो रहा है आपका, दिस इज योर वॉइड, और यू कैन से दिस इज कैटायन वैकेंसी, बराबर, दिस इज कैटायन वैकेंसी। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस पर्टिकुलर कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, it arises due to cation vacancy। I repeat, it arises due to cation vacancy, बराबर। कैटायन वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से ये अराइज हो रहा है, बराबर। और जैसे ही कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगा, अगेन नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ अनायन का रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा, बराबर। तो मैं बोलूँगा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। इसके अलावा मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो चेंज हो गया ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी तो चेंज हो गया। सोचो, पहले कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। बट पॉइंट इज कि स्टिल दिस कंपाउंड, दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, ये सबसे समझने वाला बात है कि अभी भी ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसा है, बराबर। लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि स्टिल ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा। ठीक है, उसको समझने के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मान लो कैटायन के बाहर जाने से वॉइड क्रिएट हो गया, बराबर, वॉइड क्रिएट हो गया एंड पॉजिटिव चार्ज कम भी हो गया, बराबर। कितने से पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, ड्यू टू लॉस ऑफ 1 A+ आयन, चार्ज जो होगा वो 1+ से कम हो गया, बराबर। अगर अंदर प्रेजेंट जो A+ आयन है उसमें से कोई एक A+ आयन अपने चार्ज को +1 की जगह पे +2 में कन्वर्ट कर दे, अपने चार्ज को +1 की जगह पे +2 में कन्वर्ट कर दे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
अपने चार्ज को A+ से A+2 में कन्वर्ट कर दे तो क्या हुआ, अगेन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल हो जाएगा एंड द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अब कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हो जाएगा। आपको समझा मेरा बात जो मैंने यहाँ पे समझाया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके कुछ पॉइंट समझाता हूँ कि ये एप्लीकेशन या फिर ये एग्जांपल कहाँ पे पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल फॉर FeO, इट इज़ पॉसिबल फॉर NiO, इट इज़ पॉसिबल फॉर TiO, बराबर, और भी काफ़ी सारे हैं। इन सब के अंदर ये पॉसिबल होता है, बराबर। एंड वन मोर थिंग, ये टाइप का डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये वहीं पे पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये वहीं पे पॉसिबल होगा जहाँ पे मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जहाँ पे ना मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर मेटल एटम दो या दो से ज़्यादा कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, उनके अंदर ही ये पॉसिबल होगा, बराबर। मतलब इट इज़ पॉसिबल। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कैटायंस के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली इन डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये डिफेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पे FeO के साथ, बराबर। FeO के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो FeO का क्रिस्टल है ना, ये FeO का क्रिस्टल इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ Fe 0.95O, और यू कैन से ये क्रिस्टल होता है 0.93 से 0.95O के रेंज में, 0.93O से 0.95O के रेंज में ये क्रिस्टल होगा, बराबर। मतलब इन दिस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट मेंटेन। विल से कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि फाइंड आउट the percentage of Fe+2 ion, find out the percentage of Fe+2 ion present in Fe 0.93O, बराबर। ये 0 है, Fe 0.93O, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं दो अप्रोच से सॉल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ सॉलिड स्टेट की कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, एंड सेकेंड अप्रोच इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले मैं सॉलिड स्टेट के अप्रोच से समझाता हूँ कि एक Fe 0.93O ऐसा एक क्रिस्टल है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बराबर, कि ये क्रिस्टल FeO है, बराबर, वे रेशियो इज़ 1:1। अगर मैं मानता हूँ ये O कौन सी फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, FeO के अंदर प्रेजेंट O विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आयन, बराबर, O-2 आयन होगा, बराबर। अगर ये O-2 है तो Fe क्या होगा, डेफिनेटली Fe+2 आयन की फॉर्म में होगा। ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने कि O-2 आयन 100 है, Fe+2 आयन भी 100 है, रेशियो तो अभी भी 1:1 ही है, क्लियर। नाउ व्हाट हैपन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस इज Fe+2, दिस इज Fe+2, O-2, O-2, ठीक है। ये आपका क्रिस्टल का अरेंजमेंट हो रहा है। सी this is your Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, बराबर, Fe+2, O-2, Fe+2, O-2, Fe+2, बराबर। नाउ व्हाट हैपन कि मान लो कि सम Fe+2 आयंस आर लॉस्ट, कुछ Fe+2 आयन ना बाहर चले गए, बराबर, कैटायन आर मिसिंग ना, वही वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि सम Fe+2 आयन आर लॉस्ट, कुछ Fe+2 आयन यहाँ से बाहर चले गए। मान लो ये Fe+2 आयन यहाँ से बाहर चला गया, ये Fe+2 आयन यहाँ से बाहर चला गया, बराबर। तो व्हाट आई विल राइट, नंबर ऑफ Fe+2 आयन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड क्रिएटेड।
और नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म्ड, अगर 2 Fe+2 जाएगा तो 2 वॉइड क्रिएट होगा। एंड चार्ज कितने से डिक्रीज होगा, बोलो। चार्ज डिक्रीज होगा +2 +2 +4 के यूनिट से। चार्ज विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट। चार्ज विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट। अब मुझे कितने का चार्ज कंपेंसेट करना पड़ेगा, 4 यूनिट का चार्ज। वो कंपेंसेट करेगा कौन, अंदर के Fe+2 आयन, रिमेनिंग Fe+2 आयन, आई रिपीट रिमेनिंग Fe+2 आयन कंपेंसेट करेंगे उस चार्ज को, ठीक है। नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अब क्या होगा कि Fe+2 आयन, अंदर के जो रिमेनिंग Fe+2 आयन है उसमें से सम Fe+2 आयन will convert into Fe+3. Some Fe+2 ion will convert self into Fe+3, जिसकी वजह से एक प्लस चार्ज उनका बढ़ जाएगा। आपको बात समझ रहा है, क्लियर हो रहा है। जितने भी वॉइड फॉर्म होंगे, बराबर, जितनी भी वॉइड फॉर्म होंगे, अगर मैं बोलूँ कि पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए 2 इंटू नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म is equal to number of Fe+3 ion produce, बराबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर Fe+3 बना, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि Fe के 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, Fe+2 एंड Fe+3, बराबर। Fe+2 चेंज होगा आगे तो Fe+3 में चेंज होगा, ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 2 इंटू नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3 आयन। इतना नंबर ऑफ Fe+3 आयन बनेगा और इतने नंबर ऑफ Fe+3 आयन बनने के बाद चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ Fe+3 आयन बनने के बाद चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट, ये आपके नोट के लिए समझ लो, ये कॉन्सेप्ट था, सॉलिड स्टेट कॉन्सेप्ट। सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ड्यू टू लॉस ऑफ कैटायन कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, उन वैकेंसीज के क्रिएट होने की वजह से वॉइड फॉर्म हो रहा है, बराबर। वैकेंसीज यानी वॉइड फॉर्म हो रहा है, चार्ज बैलेंस नहीं हो पा रहा है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ अंदर के रिमेनिंग जो आयंस होंगे कैटायन, उनको अपने चार्ज को इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Fe 0.930, Fe 0.930 को कैन आई राइट इट एज Fe 93 divided by 100 O, that is Fe 93 O 100, बराबर। मतलब in this particular crystal there are 93 Fe atom and 100 oxygen atom, clear। और मैं क्या सोच रहा था कि अगर सारे Fe+2 के फॉर्म में होते तो 100 होना चाहिए था, बराबर ना। अगर अज्यूम किया है मैंने 100 Fe 100 ऑक्सीजन, तो इट मीन देयर इज लॉस ऑफ 7 Fe एटम। अज्यूम क्या किया था कि Fe+2 आयन 100 है, O-2 आयन 100 है, बराबर। तो देयर इज लॉस ऑफ 7 Fe+2 आयन, ठीक है। तो लॉस ऑफ 7 Fe+2 आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म, बराबर। अब जितना भी नंबर ऑफ वॉइड बना होगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू नंबर ऑफ वॉइड दैट इज 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe+3 आयन फॉर्म्ड। क्लियर हो रहा है आपको बात? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ Fe+3 आयन प्रेजेंट इज इक्वल टू 14, बराबर। उस 93 में से जो Fe93 है, बराबर, उनमें से 14 Fe+3 की फॉर्म में और रिमेनिंग 79 Fe+2 की फॉर्म में, क्लियर। अब इसको चेक कर लेते करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। देखो मैंने बोला कि देयर इज लॉस ऑफ 7 Fe+2। कैसे 7 बोला मैंने एज्यूम किया था कि अगर FeO का रेशियो 1:1 का होगा तो देयर आर 100 O-2 एंड 100 Fe+2, ठीक है। अभी यहाँ पे Fe93 है, ऑक्सीजन 100 है, मतलब देयर इज लॉस ऑफ 7 Fe+2। 7 Fe+2 के लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज बाय 14 यूनिट्स। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज बाय 14 यूनिट्स। 14 यूनिट से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। उस 14 यूनिट के पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए अंदर के Fe+2
14Fe+2 अपने आप को कन्वर्ट कर देंगे Fe+3 की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 14Fe+2 कन्वर्ट हो गया 14Fe+3 में, तो हियर चार्ज इज 28, 14 इंटू 2, हियर चार्ज इज 14 इंटू 3, 42, तो हियर पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज बाय 14 यूनिट्स और क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आपका पॉइंट यही है कि आपको क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रखना है। आया समझ में बात? तो अगर नंबर ऑफ Fe+3 आयन 14 है तो नंबर ऑफ Fe+2 आयन हो जाएगा 79, ठीक है। और अगर मुझसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ Fe+2, तो परसेंटेज ऑफ Fe+2 है 79/93 मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर 79/93 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ बात आपको ये, बराबर। विच कम्स अराउंड 85 के आसपास आना चाहिए। अगर वो 85 के आसपास आएगा तो परसेंटेज ऑफ Fe+3 हो जाएगा मेरे पास, परसेंटेज ऑफ Fe+3 14/93 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज़ अराउंड 15%। चेक कर लेना आप, इट शुड बी अराउंड 15% और ये अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए 85%, ठीक है। अप्रोच 2, मैं इसी क्वेश्चन को एक और पार्ट से सॉल्व कर सकता हूँ। मूल कॉन्सेप्ट, व्हेन आई से Fe93/100 Fe93/100O, that is Fe93O100। now it is very clear, जितने भी अंदर Fe है 93 सबके सब +2 में नहीं है और सबके सब +3 में नहीं है, सारे +2 में नहीं है और सारे +3 में नहीं है, बराबर, ठीक है। सर आपको कैसे पता +3 में? मैंने ऑलरेडी बोल दिया Fe की दो ही फॉर्म होती है जिसमें वो एग्जिस्ट होता है, Fe+2 एंड Fe+3, बराबर। तो ये मुझे क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट 93 Fe में से कुछ Fe+2 की फॉर्म में है और कुछ Fe+3 की फॉर्म में है। यस, Fe+2 Fe+3 दोनों फॉर्मेट हैं। Fe+2 में एज्यूम करूँगा X है, Fe+2 को मैं एज्यूम करूँगा X है, Fe+3 को मैं एज्यूम करूँगा ये 93 माइनस X है, बिकॉज X का वैल्यू 93 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। क्लियर? इसे एज्यूम किया मैंने X, इसे एज्यूम किया मैंने 93 माइनस X। टोटल पॉजिटिव चार्ज अंदर कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज अंदर टोटल नेगेटिव के बराबर होगा। Here O, that is oxide ion, carry charge of -2, -2 into 100, -200, तो overall positive should be 200, अंदर overall positive should be 200, तो मैं लिखूंगा overall positive charge that is 200 is equal to, इन दोनों का चार्ज x multiply by 2, 2x plus 3 multiply by 93 minus x। चलो सॉल्व कर दो फटाफट। 200 is equal to 2x plus 3 into 93, 3 3 is 9, 3 9 27, 279 के आसपास, चेक कर लेना। मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू माइनस, दैट इज -3x, -3x प्लस 2x क्या हो जाएगा बोलो? -x हो जाएगा। -x आपका इस तरफ आ गया, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, बराबर। 200 आपका उस तरफ चला गया, 279 माइनस 200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 79। x का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ Fe+2 आयन 79, 93 माइनस 79, Fe+3 14, ठीक है। जिससे आपको सॉल्व करना है, अब कोई भी चलेगा। ये मोल कॉन्सेप्ट का अप्रोच है, बराबर, और ये हमारा सॉलिड स्टेट का अप्रोच है। क्लियर हुआ मेरा बात? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम ऐसे टाइप पे। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट the percentage of Sn+2 ion, find out the percentage of Sn+2 ion in Sn 0.90, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ Sn+2 आयन इन Sn 0.90। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है, क्लियरली पता चल रहा है, बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बात करूँ, Sn 0.90 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Sn 90 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 9/10 इज 0.9, बराबर। मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ Sn 90O100, बराबर। अगर मैं अज्यूम करूँ कि सारे Sn+2 की फॉर्म में थे तो मैं बोलूँगा कि Sn+2 अगर 100 था, बराबर, तो O-200 था उस समय। बाद में क्या हुआ रहेगा? सम Sn+2 दैट इज कैटायन वो क्रिस्टल से बाहर चले गए होंगे,
बराबर, क्रिस्टल से बाहर चले होंगे तो अंदर प्रेजेंट कुछ Sn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Sn+4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब हर एक Sn+2 से चार्ज कितने का बढ़ेगा, +2 का बढ़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ Sn+2 लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड, जितने Sn+2 जाएंगे उतना वॉइड क्रिएट होगा। ये तो एकदम क्लियर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये सोचो कि एक Sn+2 के जाने से ड्यू टू लॉस ऑफ 1 Sn+2 आयन, बराबर, ड्यू टू लॉस ऑफ 1 Sn+2 आयन चार्ज डिक्रीज बाय +2, चार्ज केटायन का जो चार्ज है डिक्रीजेस बाय +2। उसे कंपेंसेट करने के लिए अंदर जो रिमेनिंग Sn+2 हैं उसमें से कोई एक Sn+4 में कन्वर्ट होगा, बराबर। तो मैं ऐसे बोलूँगा नंबर ऑफ वॉइड में ही अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sn+4 आयन, बराबर। सर Sn+4 ये मुझे पता होना चाहिए कि Sn कैन एग्जिबिट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 and +4। लॉजिक, Sn कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, टिन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट कैन एग्जिबिट +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। आपको समझा मेरा बात। तो हियर इन दिस केस Sn90O100 में मैं बोलूँगा कि देयर इज लॉस ऑफ 10 Sn+2 आयन, बराबर। तो नंबर ऑफ वॉइड 10 वॉइड क्रिएट होंगे। अगर 10 वॉइड क्रिएट होंगे, बराबर, तो 10 Sn+4 आयन का फॉर्मेशन होगा, बराबर। नंबर ऑफ Sn+4 आयन फॉर्म इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि Sn+2 का नंबर 80 है और Sn+4 का नंबर 10 है, और ये 80 और 10 टोटल कितना हो रहा है, 90। नाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Sn+2। परसेंटेज ऑफ Sn+2 इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। अगर मोल से सॉल्व करना होगा तो आप अज्यूम करोगे कि अंदर दोनों आयन है Sn+2 Sn+4। नंबर ऑफ Sn+2 को x मान लो, नंबर ऑफ Sn+4 को आप 90 - x मान लो, ठीक है। देखो, एक को x मान लिया, बराबर, और एक को 90 - x मान लिया। उनके चार्जेस से उनको मल्टीप्लाई करो। Sn+2 को x माना है, उसका चार्ज है +2 मल्टीप्लाई बाय 2 2x। Sn+4 में चार्ज है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओवरऑल कितना पॉजिटिव देना चाहिए। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, -2 × 100 इज -200, तो ओवरऑल चार्ज शुड बी 200, बराबर। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज शुड बी 200 अगर कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो। 2x + 4 × 90 दैट इज 360 - 4x इज इक्वल टू 200, बराबर। -2x उस तरफ भेज दो, मैं 2x हो जाएगा, 360 - 200 ये सॉल्व कर दो तो 160 इक्वल टू 2x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 80, यानी नंबर ऑफ Sn+2 आयन इज 80। क्लियर हुआ आपको मेरा बात, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट, थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बराबर, इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट is that defect in which impurity is added or impurities are introduced during crystallization। हम अगर impurity introduce कर दें during crystallization process, बराबर। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल है, मान लो कि during crystallization of NaCl, Na plus ions are replaced by Sr+2 that is strontium। मतलब मैं Sr+2 को एज अ इम्प्योरिटी ऐड कर रहा हूँ इन NaCl का क्रिस्टल। Sr+2 को आई एम एडिंग एज अ इम्प्योरिटी इन NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल का एग्जांपल देखते हैं। मान लो दिस इज योर Na+, ये हो गया आपका Cl- Na+, बराबर, Cl- Na+, Cl-, बराबर।
दिस इज Na+, ये हो गया Cl-, ये हो गया Na+, वेयर ईच कैटायन सराउंडेड बाय एनायन एंड ईच एनायन इज सराउंडेड बाय कैटायन। ये आपका नॉर्मल परफेक्ट क्रिस्टल, दिस इज योर नॉर्मल परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, अब आप ऐसा सोचो कि मैं इसमें SrCl2 यानी स्ट्रॉन्शियम आयन Sr+2 आयन की इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये एक Na+ आयन चला गया, बराबर, ये एक दूसरा Na+ आयन भी चला गया। अब कितने वॉइड क्रिएट हो गए? 2, ड्यू टू लॉस ऑफ 2 Na+ आयन। अब इन 2 वॉइड में से 1 वॉइड विल बी ऑक्यूपाइड बाय Sr+2। एक वॉइड को Sr+2 आयन क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। और जो दूसरा वॉइड होगा ना, ये वाला, दिस विल रिमेन एज इट इज, दिस विल रिमेन एज इट इज, बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड इन दिस केस नंबर ऑफ Sr+2 आयन इंट्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड क्रिएटेड या नंबर ऑफ वॉइड फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि जितने भी, अगर Na+ आयन एक रिमूव नहीं होगा, 2 रिमूव होना चाहिए, तो 2 रिमूव होने से प्लस का चार्ज 2 से डिक्रीज हुआ, उस 2 के चार्ज को Sr+2 ने आके क्या किया? बैलेंस कर दिया। और ये जो गैप होगा, बराबर, ये गैप एज इट इज़ बना रहेगा, तो इसे मैं वॉइड बोल रहा हूँ। क्लियर हुआ आपका बात? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें एक्चुअल क्रिस्टल कोई और है, बट आप कुछ और कैटाइंस को क्या कर रहे हो वहाँ पे एक्चुअल क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो हियर इंट्रोडक्शन ऑफ Sr+2 आयन किसके जगह पे? कुछ Na+ आयन की जगह पे। समझा मेरा बात? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, बराबर? एनी डाउट विद दिस? ठीक है, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसके ऊपर। क्वेश्चन सेज कि इफ NaCl, अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक और पॉइंट आपको समझा देता हूँ मैं, कि ये तो आयोनिक सॉलिड के बारे में बात किया। ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट यहाँ पे मैंने बताया ना, दिस इज़ फॉर आयोनिक सॉलिड, दिस इज़ फॉर आयोनिक सॉलिड। आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड के बारे में भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट नॉन आयोनिक सॉलिड में बोलेंगे, तो इन केस ऑफ नॉन आयोनिक सॉलिड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, बराबर। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जहाँ पे एक एटम को आप दूसरे एटम से सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप यहाँ पे आयन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, Na+ आयन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया Sr+2 से, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होगा, बराबर। जैसे मान लो जिंक है, जिंक के अंदर आप जिंक को हटा के कॉपर इंट्रोड्यूस करना चालू कर दें, तो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस जिंक, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रास, बराबर। एंड द सेकेंड वन इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जहाँ पे आप एक क्रिस्टल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वो एज अ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। मान लो Fe का क्रिस्टल है और ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, Fe के क्रिस्टल में जब उसका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, आपने उसके अंदर कार्बन ऐड कर दिया, वो कार्बन सर्टन अमाउंट, बहुत कम अमाउंट आपने ऐड किया है, तो मैं कार्बन को ना एज अ इम्प्योरिटी मानूंगा, कार्बन को मैं एज अ इम्प्योरिटी मानूंगा। कार्बन को अगर मैं एज अ इम्प्योरिटी मानूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा FeC, FeC का मतलब हो गया आयरन कार्बाइड, iron carbide, and this iron carbide is an example of interstitial compound, बराबर। तो ये जो interstitial compound है ना, नॉन आयोनिक सॉलिड के interstitial compounds, those are basically examples of impurity defect, you can say। ये एक टाइप से impurity defect के भी एग्जाम्पल होते हैं, बराबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विथ मैग्नेटिक नेचर, magnetic nature of solid substances, magnetic nature of solid substances। मैग्नेटिक नेचर में आप देखेंगे ना, तो एक सबसे पहला पॉइंट है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। आप ऐसे याद है, डाया यानी दूर जा रहे हैं, डाया यानी दूर जा रहे हैं।
substances which are weakly repelled by magnetic field. Those substances are called diamagnetic substances. Second type of substances, paramagnetic substance. Second type of substance is paramagnetic substances. पैरा वर्ड का मीनिंग यहाँ पे मैं ऐसे समझ रहा हूँ, लिटिल, विच हैव लिटिल एफिनिटी टूवर्ड्स द मैग्नेट. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो ऐसे सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे जिनके पास थोड़ा एफिनिटी है मैग्नेट की तरफ जाने का, बराबर, जिनके पास थोड़ा एफिनिटी है मैग्नेट की तरफ जाने का. दे हैव लिटिल एफिनिटी टूवर्ड्स द मैग्नेट, और यू कैन से सच काइंड ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस आर स्लोली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट or magnetic field. Third type of substances are called ferromagnetic substances. तीसरे जो टाइप के सब्सटेंस हमारे पास वो है ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances are those which are strongly attracted towards the magnet. Which are strongly attracted towards the magnet. अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. वो एग्जाम्पल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का. क्लियर? एंड ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, ये जो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक की तरफ डेवलप होने की आ रही है, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. It is due to the presence of unpaired electrons. Apart from this, the next type of substance is antiferromagnetic substance. Antiferromagnetic substance. As I told you कि जो property है is due to the presence of unpaired electron. बराबर, अगर कोई substance ऐसा हो जिसके unpaired electron कुछ इस direction में हो, उसका डोमेन कुछ ऐसा हो, C, बराबर, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, बट इन अनपेड इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, बराबर, वो एक दूसरे को अपोजिट है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लस हाफ वाली स्पिन और टोटल नंबर ऑफ माइनस हाफ वाली स्पिन क्या है, इक्वल है. तो वो टोटल इफेक्ट को क्या करेगा, ज़ीरो कर देगा. सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं बट वो मैग्नेटिक नेचर शो नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट टाइप इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. Ferromagnetic substances are those which have both kind of unpaired electrons, बराबर, बट किसी एक का नंबर जो है ना वो ज़्यादा होगा. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा है, डाउनवर्ड कम है. तो ओवरऑल नेट जो है वो नेट ज़ीरो नहीं है, यह नेट ज़ीरो नहीं है. क्लियर हुआ आपको मेरा बात? तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक, इसमें से अगर आप एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक के एग्जाम्पल शुड बी बाय हार्ट, बराबर, वो आपको बाय हार्ट करने हैं नोट से. ठीक है? अगर आप डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, तो अगर वो डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक इज इन द फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक स्पीशीज और आयोनिक स्पीशीज़, मोनो एटॉमिक या मोनो आयोनिक स्पीशीज़ की फॉर्म में होगा, तो आप क्या करेंगे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बराबर, अगर वो मोनो एटॉमिक या मोनो आयोनिक स्पीशीज़ की फॉर्म में, लाइक क्रोमियम इज मोनो एटॉमिक, Cr प्लस इज मोनो आयोनिक, ऐसे सब में अगर आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि डाया है या पैरा है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा और उसके बाद अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने. इफ़ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, इफ़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इज ज़ीरो, तो आप बोलेंगे इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. एंड इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. क्लियर हो रहा है बात? ठीक है? दूसरा, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिकुलर स्पीशीज, बराबर, मॉलिकुलर स्पीशीज की फॉर्म में, बराबर, अब वो न्यूट्रल हो या फिर आयनिक हो, दोनों चलेगा, न्यूट्रल भी चलेगा और आयोनिक भी चलेगा. मॉलिकुलर स्पीशीज लाइक O2,
O2 प्लस बराबर N2, N2 माइनस, C2, B2, ऐसे सब फॉर्मेट बराबर। ऐसे सब फॉर्मेट में आपको ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है बराबर। ऐसे सब फॉर्म के लिए आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया बराबर, फिर आपको चेक करना है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, नंबर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है। अगर वो नंबर ऑड आ रहा है तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक। अगर वो नंबर इवन आ रहा है तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपने NOCB में पढ़ा हुआ है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, जैसे ऑक्सीजन O2 नंबर तो आएगा 16 बट इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर बराबर। दैट इज एक्सप्लेन बाय मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी जो क्लियरली MOT एक्सप्लेन करता है बराबर। नाउ द लास्ट पार्ट फ्रॉम हियर इज सेमीकंडक्टर बराबर। जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर है हमारे पास, N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वो आपको ठीक है फिजिक्स के पार्ट से ही देखना है। क्लियर, ठीक है। तो इट्स ऑल फ्रॉम योर ओके। MCQs आप सॉल्व कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलो।